everyone, welcome and welcome back to Sketch School of Art and Creativity. If you are preparing for UCET examination, it's very important to practice previous year papers. Previous year papers को solve करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए because उससे आपको समझ में आता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उसको आप solve कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. So आज की वीडियो में हम एक previous year paper solve करने वाले हैं. Okay, so जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है. It's 2025 क्वेश्चन, मतलब 2025 में आया था ये, और सीन मेकिंग का क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं. तो सीन मेकिंग का क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरीके से था कि आप एक रेलवे स्टेशन पे हो, बेसिकली यू आर गोइंग टू वेकेशन एंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ रही है एंड यू हैव टू कवर ऑल द सीन, मतलब जितना भी आप देख पा रहे हो कि स्टेशन पे जो भी हसल बसल हो रहा है, ट्रेन आ रही है, ओके, एंड तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल, ये सब चीज़ आपको कवर करनी है. गाइस, जो क्वेश्चन है ना उसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स लिखी होती है जिसको हमें कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बल्कि जो इनडायरेक्ट चीज़ें क्वेश्चन बोलता है उसको भी समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन का जो सीन है उसको किस तरीके से हम पेपर पे लेके आएंगे. एंड फॉर दैट ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट ऑब्जर्व तो तुम कर ही लोगे, पेपर पे तो पढ़ तो लोगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसको हमें बनाना है ऐसे, लेकिन जो आप सीन बना रहे हो उसका रियलिटी से मैच होना भी बहुत ज़रूरी है. मतलब रेलवे स्टेशन जिस तरीके से दिखता है, जो तुम्हें रियल में सीन दिखता है, वैसा आपको तुम्हें बनाना है, और वो बनाने के लिए तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी बहुत ज़रूरी है. सो अगर आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आती है तो इट्स वेरी गुड. अगर आपको नहीं आती है सो यू हैव टू लर्न इट, आपको सीखना पड़ेगा पर्सपेक्टिव स्केचिंग. बाकी इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बताऊंगी. आप इस वीडियो को स्लो कर सकते हो, मेरे साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हो. एंड डिटेल में पर्सपेक्टिव स्केच सीखने के लिए हम लोग अपने चैनल पे प्रॉपर सीरीज़ डाल रहे हैं आपको पर्सपेक्टिव स्केच सिखाने के लिए, आपको इमेजिनेशन ड्राइंग सिखाने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि जो आपके माइंड में है उसको आप पेपर पे कैसे लेके आ सकते हो. तो उस सीरीज़ को तुम देख सकते हो, तुम्हें पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इमेजिनेशन से ड्राइंग बना सकते हैं. ओके गाइज, सो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉर्डर बनाएंगे. देखो, किसी भी पर्सपेक्टिव स्केच के लिए जब हम एक बॉर्डर बना लेते हैं तो हमारे पास एक फ्रेमिंग आ जाती है कि हाँ इसके अंदर मुझे अपना स्केच है वो बनाना है. ठीक है. एंड फर्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रॉ हॉराइजन लाइन एंड वैनिशिंग पॉइंट. कोई भी पर्सपेक्टिव स्केच बनाओ अगर, तो ऑब्वियसली आपको हॉराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट बनाना होगा. ठीक है. आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हॉराइजन लाइन है वो ह्यूमन आई लेवल है, मतलब वहाँ तक ह्यूमंस की हाइट बनेगी. ठीक है, मतलब व्यूअर की हाइट है वो. तो अब मैंने ये जो अपना शीट है उसको 2 पार्ट्स में सब डिवाइड कर दिया है कि इस साइड पे मैं ट्रेन बनाऊंगी और इस साइड पे मैं प्लेटफॉर्म बनाऊंगी. यू कैन सी कि हम जो लेफ्ट साइड पे ट्रेन बना रहे हैं एंड राइट साइड पे हमारा प्लेटफॉर्म है. ओके, सो क्योंकि जो व्यूअर है वो प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा होगा, इसलिए हमने जो वैनिशिंग पॉइंट है उसको राइट की तरफ बनाया. जहाँ पर भी व्यूअर को हम इमेजिन करते हैं उसके बिल्कुल सामने ही वैनिशिंग पॉइंट बनाना है. ओके, एंड जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, जैसे ट्रेन बना रहे हो, ट्रेन में जितनी भी डिटेलिंग्स होंगी वो सब हॉराइजन लाइन तक ही जाएंगी. मतलब जितनी भी कन्वर्जिंग लाइंस बनेंगी वो हॉराइजन लाइन पे वैनिशिंग पॉइंट पे ही जाएंगी और कहीं भी नहीं जाएंगी. ओके, देखो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक बिजी रेलवे स्टेशन है और आपको अपनी फैमिली को भी शो करना है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ ह्यूमन फिगर्स. अगर आप ह्यूमन फिगर्स नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सामने मैंने एक ह्यूमन फिगर बनाया है और उसके हैंड में मैंने एक बच्चा भी बनाया. ठीक है, ताकि थोड़ा सा फैमिली टाइप का लगे, है ना, अच्छा पोज लगे. ओके, और इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स बनाने होंगे रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि यू नो कि जो इंडियन रेलवे स्टेशन होते हैं वो कितने ज़्यादा फिल्ड होते हैं, कितने ज़्यादा भरे भरे होते हैं. ओके, तो अब आप यहाँ पे मैंने जो पीछे की तरफ प्लेटफॉर्म बनाया है, ओके, प्लेटफॉर्म वाला पार्ट भी हमने हॉराइजन लाइन पे ही वैनिशिंग पॉइंट पे लेके गए हैं, और जो भी चीज़ें आपको डिटेल्स ऐड करनी है वो सब आप वैनिशिंग पॉइंट पे ही लेके जाओगे. ठीक है. एंड देखो, क्योंकि जो इंडियन रेलवेज़ होती है उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और अगर वहाँ पे आपको रश दिखाना है कि यहाँ ट्रेन आ रही है और बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है, सो यू हैव टू ऐड ह्यूमन फिगर्स, यू हैव टू ऐड लगेज, और तुम्हें दिखाना होगा कि कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई लगेज के साथ जा रहा है. तो ह्यूमन फिगर्स तो यहाँ पे बनाने ही पड़ेंगे. ठीक है, तो आपको ये स्केच बनाने के लिए 2 चीज़ें आनी चाहिए. एक तो आपको पर्सपेक्टिव स्केच आना चाहिए, ठीक है, कि क्या होता है पर्सपेक्टिव, कहाँ हॉराइजन लाइन बनेगी, कहाँ वैनिशिंग पॉइंट बनेगा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. और दूसरी चीज़, आपको ह्यूमन फिगर्स भी बनाने आने चाहिए. ह्यूमन फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सपेक्टिव स्केच बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी तुम सीन ले लो, जितने भी तुम क्वेश्चंस देखोगे ना, जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे सब में आपको ह्यूमन फिगर बनाने ही पड़ेंगे. कोई ऐसा सीन ही नहीं होता है जिसमें कि ह्यूमन फिगर्स नहीं होता है. ठीक है, और यहाँ पे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन फिगर्स बनाएं, ताकि जो स्टेशन है ना वो थोड़ा सा क्राउडी लगे, दिखे कि हाँ लोग हैं. पीछे आप और लोग बनाओगे तो बेटर रहेगा. ठीक है.
अब देखो जो हमारा स्केच है ना, हमको ये कोशिश करनी है कि पहले हम बेसिक लाइन बना लें और फिर फाइनल लाइंस को फटाफट से आउटलाइन कर लें, है ना। ये नहीं कि पहले आप पूरा आउटलाइनिंग कर रहे हो देन आप पूरा स्केच बना रहे हो, देन आप तो उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले बेसिक हल्का हल्का बना लो, फिर अपना फटाफट से बेसिक आउटलाइनिंग लो कि मेजरमेंट लो कि यहाँ पे यहाँ तक ये बनेगा, यहाँ तक ये बनेगा, यहाँ तक ये बनेगा, देन डायरेक्ट आप मसल क्लॉथ ऐड कर दो, ठीक है। हाँ, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ह्यूमन फिगर की या फिर पर्सपेक्टिव की, सो ऑब्वियसली वी हैव टू गिव टाइम, हमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बनाना पड़ता है कि हाँ पहले हम पूरा बेसिक बनाते हैं, फिर हम पूरा मसल बनाते हैं, फिर हम पूरा क्लॉथ बनाते हैं। बट यहाँ पे आप फटाफट से बेसिक्स बनाओगे एंड देन देखो ये सब बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया ताकि जो बैक लाइन्स है ना, नीटेबल इरेजर से बैक लाइन्स है ना वो थोड़ी सी डल हो जाए और जो मेरा फाइनल स्केच है वही मेरे को बस दिखे, ठीक है, कि ये सब मेरे फाइनल स्केच है। देन आफ्टर दैट यू कैन आउटलाइन इट, क्योंकि एग्जाम में आपको बोला जाता है कि यू हैव टू यूज़ ओनली पेंसिल्स, सो यू हैव टू यूज़ ओनली पेंसिल्स, आप पेंसिल्स के अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेंसिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक पेंसिल, यू कैन यूज़ मैकेनिकल पेंसिल और जो आप 2B भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको जो फ्रंट वाले पार्ट्स है ना उनको डार्क दिखाना है, डेप्थ दिखानी है। जब हम रेंडरिंग की बात करते हैं ना, जब फाइनल लुक की बात करते हैं तो ज़रूरी होता है कि आप डेप्थ दिखाओ स्केच में। आप कोशिश करो कि जो आगे की चीज़ें हैं जो हमें पास से दिख रही हैं वो थोड़ा सा हम डार्क बनाएं और जितनी चीज़ पीछे जा रही है उतना वो हल्का हल्का होते रहे। मतलब ये हम क्रिएट कैसे करेंगे, इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीका यही है कि आप आगे की चीज़ों को डार्क करो, ठीक है, उस पर पेंसिल जो है थोड़ा सा डार्कर वाला चलाओ, ओके, एंड पीछे यू कैन यूज़ मैकेनिकल पेंसिल लाइट वाला। तो उससे क्या होगा कि आपके स्केच में डेप्थ दिखेगी, उससे आपके स्केच में डेप्थ दिखेगी, ठीक है। चाहे तो तुम थोड़ा सा ब्लैक वाला पेंसिल यूज़ कर सकते हो, जो चारकोल पेंसिल होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड क्योंकि हम अपने स्केच को सिर्फ पेंसिल से बना रहे हैं तो इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ यूज़ करो ताकि जो नीचे वाला एरिया है वो ब्लंट ना हो जाए, ठीक है, मतलब फिर वो ब्लैक हो जाता है। तो उसके लिए यू कैन यूज़ अ शीट, आप एक शीट यूज़ कर सकते हो ना, जिससे कि आप उसके ऊपर रखो जो भी आपने स्केच बनाया और उसके ऊपर अपना हैंड रखो। तुम डायरेक्ट हैंड रख दोगे तो तुम्हारा हैंड भी ब्लैक हो जाएगा और जो स्केच है ना वो भी बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा पेंसिल स्केच एकदम अच्छा आए, ब्यूटीफुल आए। तो उसके लिए आप एक पेपर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ना, पेपर के ऊपर हैंड रख के फिर हम इसको फिनिश कर सकते हैं, ओके। कोशिश करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करो कि चीज़ें ब्लैक ना हो जाए, क्योंकि पेंसिल से जब हम बनाते हैं तो हो जाती हैं चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा डल हो जाती हैं, हम उस पर हैंड रखते हैं बार बार, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। इसीलिए आपको ये भी आप ट्राई कर सकते हो कि जो ऊपर की चीज़ें हैं उसको आप पहले कर लो फिर नीचे बाद में आओ, ठीक है। बट कभी कभी नहीं हो पाता है ना, हमें चीज़ें हाईलाइट करनी होती है उसको हम पहले करने की कोशिश करते हैं, फिर हम पीछे के एलिमेंट्स अगेन एंड अगेन ऐड करते हैं पीछे, तो हो सकता है कि ऐसा हो। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि पेपर यूज़ करो, कोशिश करो कि ज़्यादा हाथ ना लगे स्केच के ऊपर, ओके, तो वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा करोगे ना रेलवे स्टेशन के स्केच में, और क्योंकि जो क्वेश्चन में लिखा है ना छोटी ऑब्जर्वेशंस, उसको आप जितना यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको अपनी फैमिली को शो करना है, तो आपको अपनी फैमिली को शो करना है, रेलवे स्टेशन है तो लगेज शो करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि ट्रेन आ रही है, ऐसा नहीं था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है या फिर नहीं है, उसमें लिखा था कि ट्रेन इज़ अराइविंग। सो ऑब्वियसली ट्रेन बनानी है लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पे नहीं बनानी, वो आते हुए दिखानी है कि हाँ ट्रेन आ रही है, लोग वेट कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और फिर उस तरीके से कुछ मूवमेंट हो रहा है स्टेशन पे, ओके। तो आपको वो सीन क्रिएट करना है। एंड अगर हम बात करते हैं एक रश रेलवे स्टेशन की, तो वहाँ पे जो चीज़ें होंगी उसको हमें ऐड करनी है। जो हम पर्सपेक्टिव स्केच बनाते हैं ना, कोई भी पर्सपेक्टिव स्केच, एंड फॉर यूसी पर्सपेक्टिव स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको पर्सपेक्टिव का आएगा ही आएगा, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। रेलवे स्टेशन इज़ आउटडोर स्केच, बाकी इंडोर स्केचेस भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, इंडोर स्केचेस भी आते हैं। आप जो पेपर देखोगे उसमें इंडोर स्केचेस भी हैं। तो कोई भी पर्सपेक्टिव स्केच हो, पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपके पर्सपेक्टिव स्केच में टेक्निक्स एकदम करेक्ट होनी चाहिए, टेक्निकली कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल गलती क्या होती है कि कोई लाइन हमारा वैनिशिंग पे नहीं जा रहा है, या फिर कोई चीज़ हमने स्लांट बना दी है वो रियल से मैच नहीं कर रही है ना, हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस नहीं बनाई है, ये सब हमारा टेक्निकल एरर होता है। तो पहली जो प्रायोरिटी है वो टेक्निकल चीज़ों को देनी है कि कोई भी टेक्निकल एरर ना हो।
आफ्टर दैट टेक्निकल एरर के बाद आता है ऑब्जर्वेशन, कि कितना जो क्वेश्चन में चीज़ें बोली गई है, जो ऑब्जर्वेशंस बोले गए हैं, आपने उसको ऐड किया है, ठीक है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर स्केच। आप जितना क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा आपका जो सोल्यूशन है वो बेटर बनेगा, ठीक है, जितना ऑब्जर्व करोगे उतना बेटर बनेगा, ठीक है। आफ्टर टेक्निकल थिंग, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, थर्ड थिंग इज़ द प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमारा जो सोल्यूशन होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन हमारा स्केच देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब जब तुम्हारा स्केच देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसा स्केच बनना चाहिए ना जिसको कोई इंसान 2-3 मिनट तक देख ले, है ना, जिससे कि वो देखने में अच्छा है, तो हाँ देखा जाए कि क्या क्या चीज़ें बनाई गई है, क्या क्या बनाई गई है। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो प्रेजेंटेशन ही होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही वैल्यू नहीं देंगे, आपको प्रेजेंटेशन को भी वैल्यू देना है। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टेक्निक, ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन, ओके। तो प्रेजेंटेशन के लिए ना हमको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा जो ब्लैक आपका स्केच ना हो, क्योंकि हम पेंसिल स्केच बना रहे हैं, और आप क्रिएट करो डेप्थ, ठीक है। और डेप्थ मतलब क्या है कि जैसे रियल लाइफ में जो चीज़ें पास होती है ना, हम उसको बड़ी इजीली पढ़ लेते हैं ना। कोई पोस्टर तुम्हारे पास होगा तो तुम उसे पढ़ पाओगे, लेकिन जैसे ही वो पोस्टर को मैं दूर ले जाऊंगी उस पर क्या लिखा है आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो यही डेप्थ होती है, और प्रेजेंटेशन में आपको इसको ऐड करना होता है। उसको आप कैसे ऐड करोगे ये मैंने पहले भी बोला था, पहले भी रिपीट किया था कि आपको आगे की चीज़ों को डार्क आउटलाइन करना है, पीछे की चीज़ों को लाइट आउटलाइन करना है। और डार्क कैसे? डार्क के लिए तुम 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हो, कोई डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने मैकेनिकल पेंसिल या नॉर्मल पेंसिल से भी आप आगे की चीज़ों को डार्क दिखा सकते हो और पीछे की चीज़ों को हल्का दिखा सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके का कौन सा मीडियम सूट करता है, तुम्हें किस तरह से स्केच बनाना अच्छा लगता है, या तुम्हारे स्केचेस कैसे अच्छे निकल के आते हैं, वो वैसे आप ऐड कर सकते हो, वैसे आप अपने स्केच को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, यू कैन सी दिस इज़ आवर फाइनल स्केच, और इसे बनाना ज़रूर, बना के हमें जो नीचे नंबर दिया गया है वहाँ पे सेंड करना। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने स्केच को बनाया है, सारी डिटेल्स को कैसे कवर किया है। सो देखो, ये स्केच जो है ना, इसको मैंने पूरा ही पर्सपेक्टिव में बनाया है, पूरा टेक्निकली बनाया है। एंड ये जो पर्सपेक्टिव स्केचिंग है ना, इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टॉपिक, मतलब बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। वैसे ये है नहीं डिफिकल्ट, अगर आप प्रॉपर सीखते हो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीखते हो, धीरे धीरे करेक्शन करवाते हो। ऑब्वियसली इस लेवल की इमेजिनेशन करने के लिए, इस लेवल का स्केच बनाने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। आपको सीखना पड़ता है, पहले आप टेक्निक सीखते हो, फिर आप ड्रॉ करते हो, फिर आप करेक्शन करवाते हो, फिर जो करेक्शन होता है उसको आप अप्लाई करते हो। एंड इसके लिए डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये पार्ट मेरा सही नहीं बन पा रहा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्केच में क्या गलती है हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा होता, बस लगता है कि हाँ कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या कमी है। तो वो कमी को समझने के लिए यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, मतलब तुम्हें समझना पड़ेगा कि कहाँ गलती है। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़रूरत है एक प्रॉपर गाइडेंस की, जो तुम्हें समझा सके कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, और प्रॉपर जो आपकी जर्नी या प्रिपरेशन जर्नी वो इजीली हो पाएगी। ओके गाइस, सो फॉर दैट you can join our institute, that is SSAC. SSAC is totally a properly online platform. ऑनलाइन सारी क्लासेस होती हैं हमारी। अगर तुम कहीं पर भी हो इंडिया में, कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरा ऑनलाइन पे गूगल मीट पे आपको क्लासेस मिलेंगी। एंड आप सोचोगे कि ऑनलाइन में क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। एक बैच में 15 स्टूडेंट्स ही होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हम नहीं रखते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बच्चे का एक पर्सनल गाइडेंस हो, हर बच्चे को प्रॉपर देखा जा सके, उसके क्लास में करेक्शन भी कवर हो। अगर क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली सबके करेक्शंस नहीं हो पाएंगे क्लास में, लेकिन 15 का ही हमारा बैच रहता है, जिससे कि प्रॉपर आपके करेक्शंस भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड कभी भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो प्रिपरेशन तुम्हें ना लाइक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए एकदम रिलैक्स होना चाहिए। तुम्हें लगना चाहिए कि कोई है तुम्हारे साथ जो कि आपको गाइड कर रहा है, कभी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड इसको समझने के लिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, किस तरीके से आप सीख सकते हो, कितना इजी ड्राइंग पार्ट हो सकता है सीखने में, उसके लिए तुम फ्री डेमो बुक कर सकते हो। फ्री डेमो में आपको समझ में आएगा कि कैसे जो ड्राइंग पार्ट है उसको ईजिली टेक्निकली सीखा जा सकता है। जो भी आप सोच रहे हो उसका आप पेपर पे लेके आ सकते हो। सो यू कैन बुक फ्री डेमो क्लास फ्रॉम द बिलो लिंक और फ्रॉम आवर वेबसाइट। बाकी आप और डिटेल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ पर आप कोर्सेज सेक्शन में जा सकते हो। कोर्सेज सेक्शन में आपको NID NIFT USEED ऑनलाइन कोचिंग वाला
पार्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। वैसे थोड़ी बहुत तो मैंने बता ही दिया है कि ऑनलाइन है, ठीक है, आपके वीक में 3 दिन क्लासेस होंगी एंड इट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही है। बाकी और वीडियो देखने के लिए और प्रैक्टिस वीडियो देखने के लिए, कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जितनी भी हम लोग सीरीज़ डाल रहे हैं ना, वो सब इसी बेसिस पे डाल रहे हैं कि आप कितना जल्दी, कितना अच्छे से अपने माइंड से ड्रॉ कर पाओ। ओके गाइस, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।